नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम SK झा सर के बुक है जो ऑब्जेक्टिव बुक है साइंस के लिए, वो बुक पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें से दो पार्ट 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। कितने 2 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्यारे दोस्तों आप जाके इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो दूसरा पार्ट आप वहाँ देख सकते हो। प्यारे दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव बुक का क्या है, ऑब्जेक्टिव बुक का, ठीक है। और हम आज थ्योरी भी पढ़ा दिए हैं। थ्योरी अगर ना देखें तो जाकर देख लीजिएगा। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक हम पढ़ा रहे हैं इस पर, वो भी अपडेटेड बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन मिल सके और पर डे जो भी वीडियो पढ़ाया जाता है, जो भी बुक पढ़ाया जाता है, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को। क्या है सेल डिवीजन? सेल डिवीजन कोशिका विभाजन। क्या है कोशिका विभाजन? कोशिका विभाजन, ठीक है। चलिए कोशिका विभाजन में क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा कथन सत्य है? अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है। पहला है अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। बी, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। सी, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। डी, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्री विभाजन क्या है युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सी हो जाएगा आपका सही। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जनक कोषों के जीवन परिणाम कोष में मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसे न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन शब्द 1905 में जेवी फार्मर और पूरे द्वारा दिया गया है। किसे? मूरे द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन जानवरों, पौधों और कवक सहित सभी यौन प्रजनन वाले एकल कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों जो क्या है प्यारे दोस्तों? जो यूकैरियोटिक्स है। क्या? यूकैरियोटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, यह अंडजनन और शुक्राणुजनन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है क्रोमैटिन शामिल है किससे? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा DNA और RNA, और बी हो गया RNA और हिस्टोन, सी हो गया DNA और हिस्टोन, डी हो गया DNA और RNA। कौन हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन का? तो चलते हम इसका डिस्कशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऐसे आंसर अगर आंसर पहले देना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर में हो जाएगा डी, ठीक है। DNA प्लस RNA हिस्टोन। तो हम डिस्कशन देख लेते हैं। चलिए पहला का डिस्कशन यहाँ, पहला का क्या है? क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन में शामिल है DNA प्लस RNA हिस्टोन। और इसका पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रक में DNA विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के साथ मिलकर जटिल संरचना निर्मित करता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह क्या है? धागेनुमा संरचना होती है। क्रोमैटिन में DNA, RNA क्षारीय तथा नन
हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय होती है। फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया आपका। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट का हो गया, चलिए दूसरा नंबर। क्या लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है? लाइसोसोम जो है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है? लाइसोसोम किस कोशिकांग से बनता है? नाभिक से, अंतःप्रद्रवी जलिका से, गोल्जिका से, राइबोसोम से। तो लाइसोसोम किस कोशिकांग से बनता है? तो गोल्जी कोशिका से। ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्जी कैसे हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं 2 का आपका सी हो गया। क्या हो गया? 2 का सी हो गया। 2 का सी। गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य प्रोटीन पैकेजिंग और वितरण है। यह अंतःप्रद्रवी जलिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण करता है। किसका? लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है। तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा है कि युग्मक का निर्माण क्या है? युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो विखंडन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। क्या युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। किसका था? तीसरा का। क्या युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया द्वारा होता है। इस विभाजन में प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री द्वारा विभाजित होती है, जिससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक पुरुष यौन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर 4 पुरुष युग्मक बनाती है, और ये सभी क्या है? कार्यशील होते हैं। ये सभी क्या होता है? कार्यशील होते हैं। चलिए तीसरा हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर। चलिए पहले ही देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? कौन सा संयोजन होता है? आपका ऑप्शन है 44 गुणसूत्र प्लस XX, बी 22 गुणसूत्र XY XX, 44 गुणसूत्र XY, 22 गुणसूत्र XY। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 44 गुणसूत्र XX। नेक्स्ट, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र 44 गुणसूत्र प्लस XX संयोजन होता है। पुरुषों में एक Y और एक X गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है कि महिला में 2 XX गुणसूत्र होता है। क्या होता है? XX गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। बच्चे में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से किया जाता है। बच्चे में जो है लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से किया जाता है। चलिए 4 नंबर, 4 नंबर। चार में है कि माइटोसिस क्या है? माइटोसिस कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? प्यारे दोस्तों, ऐसा सिस्टम से हम इस क्वेश्चन को सजाए हैं ताकि आपको डिस्कशन भी हो जाए और ऑब्जेक्टिव हो जाए। ऑब्जेक्टिव जैसा ही मारिएगा उसका डिस्कशन करेंगे। तो हमको शायद लगता है कि यूट्यूब पर प्रथम बार ऐसा
इस नियम से हम क्वेश्चन सजा के सेट करके आपको बना रहे हैं कि ताकि क्वेश्चन भी बन जाए और डिस्कशन भी हो जाए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहे और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर। माइटोसिस कोशिका विभाजन के किस चरणों में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? क्या होता है खो देते हैं? तो प्रोपेज, मोटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा टेलोफेज। 4 नंबर का देख लेते हैं। 4 नंबर आंसर 4 नंबर हो गया। यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों? 4 नंबर में माइटोसिस कोशिका विभाजन को निम्न चरणों में बांटा गया है। माइटोसिस कोशिका विभाजन को निम्न चरणों में बांटा गया है, जो प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में। अगला है कि मोटाफेज क्या है? माइटोसिस के अंतिम चरण की शुरुआत में अर्थात टेलोफेज गुणसूत्र जो अपने संबंधित ध्रुव तक पहुंच चुके होते हैं वे अपने अस्तित्व खो देते हैं। माइटोसिस या संतुलन क्या है? संतुलन संबंधी विभाजन और आमतौर पर केवल द्विगुणित कोशिकाओं तक ही सीमित होते हैं। अगले क्वेश्चन है कि माइटोसिस आमतौर पर समान आनुवंशिक पूरक के साथ द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं के उत्पादन में परिणाम होते हैं। तो 4 नंबर हो गया 5 का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं? कितने ऑटोसोम? 20, 22, 23 जोड़े, 46 जोड़े। तो ऑटोसोम मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 22 जोड़े होते हैं। 5 का बी क्या हो गया? 5 का बी हो जाएगा। 5 का बी मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। इनमें 22 जोड़े गुणसूत्र जो पुरुष और महिलाओं में दोनों के लिए समान होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को एलोसोम क्या है? एलोसोम जो है सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला है लिंग निर्धारण को छोड़कर ऑटोसोम मुख्य रूप से कोशिका के भीतर होने वाली कई चयापचय प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गुणसूत्र की खोज कार्ल विल्हेल्म नेगेली द्वारा 1842 ईस्वी में की गई थी, जो बाद में क्रोमोसोम नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अगला है गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर द्वारा किसके द्वारा? वाल्डेयर द्वारा 1888 में किया गया था। कब गुणसूत्र का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये ऑप्शन हो गया तो वाल्डेयर के द्वारा लिख लीजिएगा। और किस वर्ष किया गया था? 1888 में किया गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्या है? 6 नंबर निम्नलिखित में से किस जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं? किस प्रजाति में? तो अमीबा में होते हैं। किसमें? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अमीबा में। तो 6 का ए हो जाएगा, 6 का ए। 6 नंबर में है कि अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजुआ संघ का प्राणी है। ठीक है, अमीबा पादाभ क्या अस्यूडोपोडिया की मदद से भोजन के छोटे कर्ण को निगल लेता है और अपना आकार बदलने की क्षमता रखता है। अपने आकार जो बदलने की क्षमता रखता है। अगले है प्यारे दोस्तों, अमीबा में गुणसूत्रों की संख्या लगभग 500 होती है। कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 500 होती है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में सूक्ष्म धागे जैसी संरचना होती है जो उससे क्या कहा जाता है? वंशागति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगला है गुणसूत्रों को ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर। चलिए क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
क्या है प्यारे दोस्तों, कौन सा कथन जो है सही है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 21 जोड़ी क्या है एलोसोम होते हैं। ठीक है, एलोसोम होते हैं और 2 जोड़ियाँ लैंगिक सेक्स गुणसूत्र होते हैं। डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ी की तरह एक क्या है दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना है। सी में है जेनेटिक्स को जेडी वाटसन ने 1906 में परिभाषित किया था। मेडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1806 में एक जीन को विरासत के रूप में क्या है देखा था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 का बी, 7 का बी, 7 का बी। क्या है, जेनेटिक शब्द को वाटसन ने 1905 में परिभाषित किया था। कब, 1905 में। किस जेनेटिक शब्द को वाटसन ने, किसने, तो वाटसन ने किया था 1905 में परिभाषित। मानव में प्रत्येक कोशिका में 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़ी जो है समजात ऑटोसोम्स होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। मादाओं में XX गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। मेडल 1885 में वंशानुक्रम के रूप में जीन की कल्पना करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि मेडल 1885 में वंशानुक्रम के रूप में जीन की कल्पना करने वाले पहला वैज्ञानिक थे। अगला है, एक डीएनए अणु 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड तंतुओं से बना होता है जो एक पर क्या है सर्पिल सीढ़ी की तरह एक दोहरी कुंडलित संरचना बनता है। ठीक है, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। चलिए, क्वेश्चन है 8 नंबर, गुणसूत्र के सिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गुणसूत्र के सिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, गुणसूत्र के सिरों को उपग्रह कहा जाता है। गुणसूत्र के सिरों को सेंट्रोमीटर कहते हैं। गुणसूत्र के सिरों को क्या है प्यारे दोस्तों, टेलोमेरेस कहा जाता है। अगला है, गुणसूत्र के सिरों को काइनेटोकोर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा सही। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा। चलते हैं आगे, 8 का सी क्या हो गया, गुणसूत्र के सिरों को टेलोमेरस कहा जाता है। मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम कितने, 22 जोड़ी, याद रखिएगा। ऑटोसोम 22 जोड़ी और 23 जोड़ी क्या गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र की सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है जो लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे इन गुणसूत्र के अंतिम सिरों पर टेलोमियर होते हैं और इनके सिरों को टेलोमेरेस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेलोमेरस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ने, किसने, हेलिक्स मॉडल ने जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, 9 नंबर। 9 नंबर। चलिए 9 नंबर पाते हैं। क्या है, पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन डस में स्थित होती है। कहाँ जीन स्थित होती है, कहाँ जीन स्थित होती है, तो ऑप्शन ए, एक्स गुणसूत्र में,
वाई गुणसूत्र में एक्स और वाई दोनों में या तो एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा एक्स गुणसूत्र में होता है। पुरुष में कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या एक्स गुणसूत्र में स्थित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 9 का ए हो जाएगा। 9 का ए हो जाएगा। 9 का डिस्कशन देख लेते हैं किधर है। 9 का ए आंसर हो गया। पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम होता है और महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। याद रखिए पुरुष में एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम होता है किसमें, पुरुष में। और महिला में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, 2 गो एक्स होता है। ठीक है। पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन एक्स गुणसूत्र में स्थित होता है। इनमें रोगी लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट, बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। किससे होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन ए एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थित होती है। बी हो गया एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभाजन प्रजातियों के भीतर गुणसूत्र संख्या स्थिर होती है। तो ऑप्शन सी किधर है, 10 का सी, 10 का सी में कि किसी जीव की विभिन्न दैहिक कोशिकाओं के भीतर गुणसूत्र संख्या स्थिर होती है। डी में ये सभी, तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभाजन प्रजातियों के भीतर गुणसूत्र संख्या स्थिर होती है। 10 का बी हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्यारह नंबर से पहले एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। डैश जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। क्या है, ऑप्शन ए है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, माइलेक, हाइड्राजाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। यह एक हार्मोन है जो तेजी से कोशिका विभाजन करता है। नेक्स्ट, इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है और यह पत्तियों की वृद्धि को रोकता है तथा तने की लंबाई में वृद्धि करता है। ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है। साइटोकाइनिन सभी पौधों के ऊतकों में मौजूद होते हैं। जिबरेलिन पौधों के विकास में सहायक हार्मोन है। यह फलों के पकने तथा फूलने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आगे ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन एक वृद्धि हार्मोन है। इसका प्रयोग उद्यम विज्ञान में वृद्धि को बढ़ाने, पुष्पीकरण तथा जोड़ों के विकास में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या है 11 नंबर, क्या अगला है, डैश पादप हार्मोन नहीं है। डैश पादप हार्मोन नहीं है। क्या है, पादप हार्मोन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एड्रीनेलिन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का ये सही है। 11 का ये सही है। चलिए, क्या है, एड्रीनेलिन हार्मोन
अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है। आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह त्वरित प्रतिक्रिया करता है। इसे फाइट एंड फ्लाइट, लरो और ऊरो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। किसको? एड्रीनेलिन को। एविसिक अम्ल पौधे की वृद्धि, विकास और तनाव प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ठीक है। ऑक्सीजन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन 5 है। कितने? 5 है। एक ऑक्सीजन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा इथिलीन, 4 एब्सिक अम्ल, 5 साइटोकाइनिन। ठीक है। 12 नंबर एब्सिक अम्ल, यह एक पादप हार्मोन है और यह पौधे की वृद्धि को क्या है? रोकता है। 12 को अभी नहीं पढ़ा है, 12 को देख लेते हैं। ठीक है। 12 नंबर को देख लेते हैं। बारह नंबर किधर है? यहाँ है। चलिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि करता है, वृद्धि रोकता है? कौन सा जो है पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? ठीक है। तो कौन हो जाएगा? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एविसिक अम्ल और ऑक्सिन। तो 12 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जिबरेलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिबरेलिन हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसका डिस्कशन। 12 का डिस्कशन क्या कह रहा है। ठीक है। 12 का डिस्कशन यहाँ है। क्या है? यहाँ है, देख लीजिए। एब्सिक अम्ल, यह एक सी हो जाएगा इस आंसर। 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 12 का क्या हो जाएगा? सी आंसर क्वेश्चन। 12 का क्या हो जाएगा? सी। ई हो जाएगा। एब्सिक अम्ल हो जाएगा। क्या? एब्सिक, ये नहीं होगा। ठीक है। एब्सिक अम्ल हो जाएगा 12 का। चलिए, एब्सिक अम्ल, यह एक पादप हार्मोन है और यह पौधों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के विकास को नियंत्रित करता है। क्या है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। जिबरेलिन पादप हार्मोन फूलों तथा पत्तियों के विकसित होने में मदद करता है। जिबरेलिन हार्मोन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। क्या है? गैसीय पादप हार्मोन है। ठीक है। अगला है, जिबरेलिन फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में कौन मदद करता है? तो जिबरेलिन मदद करता है। ऑक्सिन हार्मोन, यह पौधे के आसपास मौजूद क्या है? खरपतवार को नष्ट करता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है। 13 नंबर 13 में 13 क्या है? गुणसूत्र में क्रोमैटिड, क्या है? क्रोमैटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को नाम क्या है? उस बिंदु का नाम ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। क्या? गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। 13 का बी हो जाएगा। 13 का देखते हैं। चलिए 13 का आ जाइए। क्या हो जाएगा? बी। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। तारक काय, यह कोशिका अंग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है और यह 2 तारक केंद्र से बना होता है। क्या है? सेंट्रोमियर में 2 गुणसूत्र बिंदु होते हैं जो तारक कार्यों के तर्कु रेशों से प्रत्येक ध्रुव पर संलग्न हो जाते हैं। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के सिर पर स्थित होता है। ठीक है। जीन आनुवंशिक संरचनात्मक इकाई है जो कोशिका के जीवन काल की प्रत्येक क्रिया को निर्देशित करती है। आपका हो गया डिस्कशन 13। चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर
14 नंबर आ गए। सेंट्रोमियर किस अवस्था में 2 भाग में विभाजित होता है? सेंट्रोमियर किस अवस्था में 2 भाग में विभाजित होता है? मध्यावस्था 1, पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2। तो आपको डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पश्चावस्था 2 हो जाएगा। 14 का डी हो गया। क्या हो गया? 14 का डी। ठीक है, 14 का डी हो गया, है ना। सेंट्रोमियर पश्चावस्था 2 में 2 भाग में विभाजित होते हैं। पहला पश्चावस्था 2 को प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के साथ विभाजन की विशेषता है, जिससे उन्हें कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर बढ़ने की अनुमति मिलती है। अगला पश्चावस्था 1 को अक्सर पश्चावस्था 2 के साथ भ्रमित किया जाता है। पश्चावस्था 1 के दौरान 1 गुणसूत्र अलग हो जाता है और सेंट्रोमियर का विभाजन अनुपस्थित होता है। अगला पॉइंट है, जबकि पश्चिमी 2 पाश्चावस्था में सेंट्रोमियर विभाजन और क्रोमैटिड विपरीत ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर। 15 का क्वेश्चन है, विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। विनिमय के दौरान जो है, किसके दौरान? तो विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? लेप्टोटीन, एनाफेज 1, फैकिटिन, डाइकानेसिस। क्या होगा प्यारे दोस्तों?